हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना का काल चल रहा है तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास को देखते रहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 होगी। यह कब बना था? तो यह अधिनियम 15 मार्च 1872 को बना था। अब लागू कब से हुआ था? तो यह 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। अधिनियम संख्या क्या है इसका? तो अधिनियम संख्या 1 है। एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अब इन सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। एक चीज और मेंशन कर देता हूं कि इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी। ड्राफ्टिंग की बात करें तो सर जेम्स स्वीटराल्ड स्टीफन ने की थी। अब चलिए, इससे ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम बिना लिखे इसके एक अध्याय को आज डिस्कस करते हैं। आप सभी के लिए हम पेन को बंद करके रख देते हैं। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब का अधिनियम है। तो यह अधिनियम जो है 1872 का अधिनियम है। यह अधिनियम 1872 ईस्वी में सर जेम्स स्वीटराल्ड स्टीफन के द्वारा किया गया था, जिन्हें हम सर जेम्स स्टीफन के नाम से जानते हैं। थोड़ा लंबा नाम है तो इसलिए शॉर्ट में इन्हें सर जेम्स स्टीफन कहा जाता है। तो आखिर इस नियम की प्रस्तावनाएं क्या कहती है? सबसे पहला, जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी अधिनियम को पढ़ते हैं, तो उसके प्रस्तावनाओं को देखना होता है कि इस अधिनियम की प्रस्तावनाएं क्या कहती है। तो इस अधिनियम की जो प्रस्तावना है वह सीधे शब्दों में कहती है कि यह विधि, साक्ष्य विधि, साक्ष्य से जुड़े कुछ विधियों को या कुछ तथ्यों को परिभाषित करती है, एकत्रित करती है, कुछ को संशोधित करती है। लेकिन ये विधि जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। यह एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद तो इसकी कोई भी अधिनियम जब बनता है या कोई कानून बनता है तो उसकी कुछ प्रकृति होगी, उसका कुछ कार्य होगा। तो इस अधिनियम की प्रकृति क्या है? इस अधिनियम की जो प्रकृति है वह किसी भी न्यायालय में किसी भी विवादक तथ्य को साबित या ना साबित करने की है। उसका कार्य भी वही है। यदि कहीं कोई विवाद होता है, किसी भी मुद्दे पर विवाद होता है और न्यायालय में वह मामला जाता है, तो उसे साबित या ना साबित करने के लिए जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, रिलेवेंट फैक्ट जितने भी वहां पर दिए जाते हैं, वे सभी के सभी इसी विधि से जुड़े होते हैं। इसी विधि के अंतर्गत उन सभी को हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करते हैं। इस अधिनियम में कुछ और बातें, यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और बातें आपको देखनी होंगी, जो मैं नोट राइट डाउन कर दे रहा हूं। आप लोग हो सकता है तो लिख भी ले। यह अधिनियम कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो यह अधिनियम 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। इस अधिनियम में 167 धाराएं हैं। इस अधिनियम को 11 अध्याय और 3 भागों में बांटा गया है। यह बता दें आपको कि 2020 या 18 के जुडिशियरी के पेपर में, पीटी के पेपर में यह पूछा गया था कि यह अधिनियम कितने भागों में और कितने अध्यायों में बांटा गया। तो इसलिए ये इस बिंदु से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, हम आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 1 को। अध्याय 1 जो है इसका धारा 1 से लेकर 4 तक है। अब इस धारा 1 से लेकर 4 तक को हमको देखना है एक एक करके।
अधिनियम की धारा 1 क्या कहती है, तो हम लोग देखते हैं आगे। अधिनियम किसी भी, नॉर्मली हम लोग जब भी किसी अधिनियम को लेकर आते हैं पढ़ने के लिए या किसी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, तो किसी भी अधिनियम का सबसे पहला सेक्शन जो होता है उस अधिनियम के नाम के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसके लागू होने के बारे में बताता है। तो सिंपल सी चीजें हैं, वही बात यह अधिनियम भी कहता है। यह अधिनियम का, इस अधिनियम का धारा 1 भी वही बात कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, इसका प्रारंभ कब से होगा और यह कहां कहां लागू होगा, कब से लागू होगा। तो इस अधिनियम का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इस अधिनियम के नाम को यदि हम इंग्लिश में कहें तो यह, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यह अधिनियम कहां लागू होगा, तो यह अधिनियम भारत में लागू होगा। भारत में कहा किस न्यायिक प्रक्रिया पे लागू नहीं होगा, तो सेना से जुड़े जितने भी अधिनियम हैं उन सभी अधिनियमों पर यह लागू नहीं होगा। आर्बिट्रेटर के पास जो भी मामला जाता है, मध्यस्थ कर्मी जो होते हैं उनके पास जो भी मामला होता है वहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। किसी भी प्रकार के शपथ पत्रों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यह अधिनियम जो है पहले 2019 से पहले संपूर्ण भारत पर लागू नहीं था। 2019 में अधिनियम संख्या 34 के धारा 95 के तहत जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द का लोप किया गया। यहाँ पे इस मुख्य बिंदु को आपको याद रखना होगा। अब ये पूरे भारत पर लागू है, बेशक पूरे संपूर्ण भारत पर अब ये लागू है, लेकिन 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, अब यह संपूर्ण भारत पर लागू है। एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 के द्वारा जो है इसे जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द का लोप कर दिया गया है, जिसके बाद से यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब यह लागू कब से होगा, बनकर तो तैयार हो गया था हमारा यह अधिनियम 15 मार्च 1872 को, लेकिन यह अधिनियम लागू 1 सितंबर 1872 से हुआ था। अब इस जगह पे हम लिंक करना चाहें तो 1872 का एक और एक्ट है हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 1 सितंबर 1872 से ही लागू हुआ। तो खैर उस चीजों को अब हम छोड़ते हैं, चलते हैं अपने अध्याय की ओर कि हमारे यह अध्याय जिसको हमको देखना है ये क्या कहता है। तो इसका सेक्शन 1 आपने देख लिया कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसका नाम होगा। लागू कब से होगा, तो 1 सितंबर 1872 से यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा। उस वक्त जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द का प्रयोग था, जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया है। अब आगे इसका धारा 2 की ओर चलते हैं। धारा 2 जो है इसका वह रिपील्ड हो चुका है, धारा 2 निरस्त हो चुका है, उसे हमें नहीं देखना है। धारा 3 को देखते हैं। धारा 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी जिसको हम लोग डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं। वह व्याख्या करता है, निर्वचन करता है वैसे शब्दों को जो हमें इस अधिनियम में आगे चल के पढ़ना है, जिसके बारे में आगे जानना है, उन सभी चीजों की परिभाषा इस जगह पे दी गई है। तो धारा 3 में सबसे पहले हमें कोर्ट शब्द की डेफिनेशन दी गई है, इंटरप्रेट किया गया है कोर्ट शब्द को, कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे या न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या आएगा। तो न्यायालय शब्द की जैसे ही हम बात करते हैं तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत जितने भी न्यायाधीश हैं वे सभी न्यायाधीश आएंगे, जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं वे सभी मैजिस्ट्रेट आएंगे, और विधिक रूप से नियुक्त किए गए साक्ष्य लेने के लिए सभी प्राधिकृत व्यक्ति न्यायालय शब्द के अंतर्गत आएंगे। और इस जगह पे न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आएंगे, तो जितने मध्यस्थ कर्मी हैं, आर्बिट्रेटर जितने होते हैं वे न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे। इन चीजों को हमेशा गांठ बांध के याद कर लीजिए कि आर्बिट्रेटर जो भी होंगे वे न्यायालय शब्द के अंतर्गत इस अधिनियम में कहीं भी नहीं आएंगे। अब आगे हम चलते हैं दूसरे चीजों की ओर। दूसरे शब्द कौन से हैं जिसे परिभाषित किया गया, तो वो है फैक्ट, तथ्य। आखिर ये तथ्य होता क्या है, तो तथ्य के बारे में हमारा अधिनियम कहता है कि वे सारी वस्तुएं या वस्तुओं की अवस्थाएं
जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य कर सकते हैं वे तथ्य कहे जाते हैं। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो ये कहता है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य कर सकते हैं, और दूसरा कहता है कि जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बोधगम्य नहीं कर सकते परंतु उसका कुछ न कुछ अस्तित्व होता है, उसे भी हम फैक्ट कहेंगे। अब अस्तित्व में होने का क्या मतलब, तो किसी व्यक्ति की कोई यदि ख्याति है, यानी एग्जाम्पल के लिए हम लेकर चले कि गांव का कोई मुखिया, छोटे लेवल पे लेके चलते हैं, तो वह एक अपने आप में तथ्य है कि वह व्यक्ति क्या है, तो वह व्यक्ति गांव का मुखिया है। तो सिंपल से बातों में समझ गए कि फैक्ट क्या होंगे, तो कोई भी वस्तु या वस्तु की अवस्थाएं जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य कर सकें वे सभी तथ्य कहे जाएंगे। वे भी तथ्य कहे जाएंगे जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बोधगम्य नहीं कर सकते परंतु उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, रिलेवेंट को देखते हैं। फैक्ट के बाद तीसरे नंबर पर आपको रिलेवेंट को परिभाषित किया गया है। रिलेवेंट का हिंदी मीनिंग होता है सुसंगत। आखिर ये रिलेवेंट होते क्या है, सुसंगत क्या होते हैं, क्या चीज सुसंगत होंगे, तो फैक्ट सुसंगत होंगे, फैक्ट जो होंगे एक दूसरे से रिलेवेंट होंगे। तो इसके बारे में हमारा अधिनियम कहता है कि कोई भी तथ्य एक दूसरे से सुसंगत तब समझे जाएंगे जब न्यायालय की कार्रवाई में किसी फैक्ट इन इशू को साबित या ना साबित करने में एक दूसरे से संबंधित होंगे, संसक्त होंगे एक दूसरे से, या फिर स्वयं ही स्वतः उस अकेले ही वह उस फैक्ट इन इशू को साबित या ना साबित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं या किसी दूसरे तथ्यों के साथ मिलकर निभा सकते हैं, तो उस परिस्थिति में हम उसे एक दूसरे का सुसंगत तथ्य कहेंगे, रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फैक्ट इन इशू आता है। हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये शब्द फैक्ट इन इशू, जिसको हिंदी में विवादक तथ्य कहते हैं। आखिर ये विवादक तथ्य क्या होता है, तो जैसे ही किसी भी कोई भी तथ्य हमारे सामने आया, किसी तथ्य के आगे ऐसे इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कि उसका अस्तित्व जो है वो है या नहीं है, इस चीज को लेकर के क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विवादक तथ्य कहेंगे। किसी भी तथ्य को जैसे ही साबित या ना साबित करना पड़ा, जैसे ही वो विवाद में आ गया, यानी कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बी का मर्डर कर दिया, तो वहां तो विवाद हो गया कि ए ने बी को मार दिया। अब मारा या नहीं मारा वो किसी ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है कि उसने बी को मारा, अब मारा या नहीं मारा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे क्या विवादक तथ्य हुआ कि मर्डर हुआ या नहीं हुआ, मर्डर हुआ या नहीं हुआ, इस जगह पर इसी चीज को तो हमें साबित करना, और सीधे शब्दों में एक लाइन में कहें तो जिसे न्यायालय में साबित करना है वही हमारा विवादक तथ्य है। तो अपने शब्दों में कहें तो वैसा तथ्य जिसके सामने क्वेश्चन मार्क आ गया हो, प्रश्न चिन्ह उठ रहा हो कि वह अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, विश्वास करने लायक है या नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन मार्क आया तो वह विवादक तथ्य हो गया, या अधिनियम की भाषा में चले तो वैसा तथ्य जिसके अस्तित्व का निर्धारण असमंजस में हो, कुछ पता नहीं हो कि वो है या नहीं है, तो इसे हम विवादक तथ्य कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, विवादक तथ्य के बाद डॉक्यूमेंट है। आखिर ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट का हिंदी मीनिंग दस्तावेज होता है। तो यहां पे कहता है कि कोई भी लिखित कथन, एनी रिटेन स्टेटमेंट, हमारे द्वारा कोई भी लिखित कथन, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने लिखी, एक मान लेते हैं कोई लेटर मेरे सामने में आ गया, हम किसी अधिकारी को कोई आवेदन दे रहे हैं, तो वहां उस पेपर पर हमारे द्वारा जो भी लिखा गया है, कथन जो भी लिखा गया है वही दस्तावेज होगा, वो कागज नहीं होगा दस्तावेज, उस पर जो लिखित हमारा कथन है वह दस्तावेज होगा। यहां बोर्ड की एग्जांपल ले लें तो ये वो व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो ही हमने ये सारी चीजें इस पे लिखा, हम ये चीज लिखे, ये डॉक्यूमेंट हो गया। ये जो राइटिंग हमारा है वो डॉक्यूमेंट हो गया, ये राइटिंग
कहाँ कहाँ हो सकता है? तो किसी पेपर पर हो सकता है, किसी पत्थरों पर अंकित हो सकता है, किसी के घर के सामने देखिएगा तो शिलालेख पे लिखा जाता है, सड़क पे जा रहे हैं तो शिलान्यास वाला शिलपट्ट जो होता है उस पे लिखा रहता है। पुराने जमाने में जाइएगा तो बहुत सारा कुआं आज भी मिलेगा आपको पुराने जमाने का, जिस जगह पे नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं वे डॉक्यूमेंट कही जाएंगी। ये कहाँ परिभाषित है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित है। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देख लिए, अब आगे इसके बाद आता है एविडेंस। एविडेंस आखिर ये सबूत, साक्ष्य, जिस पर पूरा एविडेंस एक्ट बन गया है, जिसपे पूरे कोर्ट का दृष्टि है कि ये सही है या गलत है, उसी की हम बात करते हैं, साक्ष्य की बात करते हैं। ये साक्ष्य क्या होते हैं? तो साक्ष्य वैसे दस्तावेज हैं या वैसे कथन हैं जिसके द्वारा किसी विवादक तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है। कैसे? तो न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करके हम विवादक तथ्य को क्लियर करते हैं कि ये साबित होने वाला है या ना साबित होने वाला है। साबित हुआ तो भी, ना साबित हुआ तो भी, किस चीज से करेंगे? तो वो एविडेंस से करेंगे। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा नहीं दी गई है। उसके अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्ष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑरल होते हैं, मौखिक साक्ष्य होते हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। अब आंगल विधि की बात करें तो आंगल विधि में एक और है जिसे हम लोग परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। वो आंगल विधि में, जैसे कहीं कोई घटना घट जाती है तो बंदूक वहां से बरामद होता है, खून लगा हुआ कपड़ा बरामद होता है, तो ये सारी चीजें जो हैं आंगल विधि में परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहे जाते हैं। परंतु हमारे भारतीय विधि के अनुसार वे सभी दस्तावेजी साक्ष्य के अंदर ही आ जाते हैं। हम सबसे पहले आपको देखते हैं मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य आखिर क्या होगा? तो मौखिक साक्ष्य के बारे में हमारा अधिनियम कहता है कि न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति यदि कुछ कथन करता है, कुछ वक्तव्य करता है अपना, तो उसका जो वह कथन है वह मौखिक साक्ष्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहीं हमने किसी घटना को घटते हुए देखा तो हम एज ए विटनेस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। न्यायालय जैसे ही हमें आज्ञा देता है कि हम कुछ बोले, उस घटना के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, जो कुछ देखे, उसको बोले, और हम जो कथन उस वक्त करते हैं वो मौखिक साक्ष्य कहे जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ऑरल एविडेंस कहते हैं। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। आखिर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का रिटन स्टेटमेंट जो भी है वे सभी न्यायालय की अनुमति से जैसे ही हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा। अब उसी में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड कर दिया यहाँ पे हमारे भारतीय विधि में कि जितने भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य होंगे वे सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जाने जाएंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। वो आपको वीडियो हो गया, टेप रिकॉर्डेड हो गया, फोटो हो गया, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंतर्गत आएंगी। अब इस जगह पे हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे किस चीज को? तो भैया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी ये क्या कहा था कि ये क्या है? जितना भी लिख दिया ये डॉक्यूमेंट है। कब तक? जब तक इसको उठा के न्यायालय के समक्ष नहीं लेके चले जाते। जो ही हमने न्यायालय के समक्ष इसको लेकर गया, हम न्यायालय के समक्ष इसको लेकर पहुंचते हैं और न्यायालय से अनुमति लेकर इसको प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत हुआ, दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाएगा। और एविडेंस का काम क्या होता है? तो किसी भी विवादक तथ्य को साबित या ना साबित करना। ओके, अब हम आगे चलते हैं किसकी ओर? तो अभी हमने प्रयोग किया शब्द साबित कि आखिर भैया साबित क्या होता है? साबित क्या होता है?
तो साबित के बारे में हमारा अधिनियम कहता है कि किसी भी विवादक तथ्य पर या किसी भी वाद में न्यायालय की कार्यवाहियों में न्यायालय विचारण के उपरांत उस तथ्य को सही मानता है, विश्वास कर लेता है, उसके अस्तित्व को मान लेता है कि वह तथ्य अस्तित्व में है, तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि वह साबित हो गया, वह माना जाएगा कि वह तथ्य अस्तित्व में है, वह तथ्य साबित हो गया। इसके बाद इसी जगह हम नासाबित को देखते हैं। 3 चीजों को बताया गया यहाँ पे, लगातार आप इंटरलिंक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। साबित, नासाबित और साबित नहीं। साबित तो देख लिया हमने कि न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में किसी तथ्य पर जब न्यायालय उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि वह तथ्य सही है, उसे अपने विश्वास में ले लेता है, तो उसे हम साबित कहेंगे। जैसे ही न्यायालय उस तथ्य के विश्वास को नहीं मानता, उसके अस्तित्व को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता है, वह कहता है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे ही ऐसे शब्द सामने आए, क्या हुआ? तो भैया उसे हम नासाबित कहेंगे, वो नासाबित हो गया। अब आगे चलते हैं साबित नहीं की ओर। तो इसके बारे में हमारा अधिनियम कहता है कि यदि किसी तथ्य पर न्यायालय विचारण के उपरांत कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, मतलब ना तो उसके अस्तित्व के होने को समझ पाया और न ही उसके अस्तित्व में नहीं होने को समझ पाया, अर्थात कि उसे साबित भी नहीं माना और ना साबित भी नहीं माना, तो उसे हम कहते हैं कि साबित नहीं। अब लास्ट में इसके 10वें पॉइंट में आप देखिएगा, इंडिया को डिफाइन किया गया है। इंडिया यानी भारत को डिफाइन किया गया है। तो भारत के बारे में 2019 से पहले भारत का मतलब जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र से था। परंतु जैसे ही अधिनियम संख्या 34 किसने ईस्वी का? तो 2019 का। 2019 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 95 के तहत जैसे ही जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द का लोप हुआ, क्या हुआ? तो यह भारत का मतलब हो गया संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र। अब चलते हैं आगे। सेक्शन 3 आपका हो गया खत्म। अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर। आखिर ये सेक्शन 4 क्या कहता है भैया? सेक्शन 4 3 चीजों को बताता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा, कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत। एक एक कर समझते हैं। मे प्रिज्यूम, आखिर मे प्रिज्यूम क्या है? तो मे प्रिज्यूम के बारे में, उपधारणा करने के बारे में कहा गया कि न्यायालय के समक्ष कोई भी तथ्य जैसे ही आएगा, न्यायालय उसे साबित मान सकेगा। बाध्यकारी नहीं है, लेकिन न्यायालय के विवेक पर है कि न्यायालय उसे साबित मान भी सकेगा, नहीं भी मान सकेगा, परंतु सामने वाले प्रोसिक्यूशन को वो क्या करेगा? तो उसे ना साबित करने का मौका देगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सेल्फ प्रिज्यूम की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? तो उपधारणा करेगा, उपधारणा करेगा, वहां क्या था? कर सकेगा, यहां क्या है? उपधारणा करेगा। यानी न्यायालय के समक्ष जैसे ही कोई भी तथ्य आता है तो न्यायालय उसे साबित मानेगा। क्या करेगा? साबित मानेगा, लेकिन सामने वाले को मौका देगा। किस चीज का? तो उसे ना साबित करने का। यानी कि इसको हम कहें कि न्यायालय किसी तथ्य को तब तक साबित मानेगा जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए। न्यायालय के सामने वह साक्ष्य प्रस्तुत होता है या तथ्य प्रस्तुत होता है, न्यायालय उसे साबित मानेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि उसे इस व्यक्ति के द्वारा ना साबित ना कर दिया गया हो, सामने वाले के द्वारा ना साबित ना कर दिया गया हो। चलिए अब हम आगे कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत, इसे साबित ना साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जैसे ही सामने आया न्यायालय बोलेगा साबित, इट इज प्रूफ। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं सुनेंगे, किसी का कुछ नहीं सुनना हमें। क्या है? तो ये अपने आप में प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको इन ब्रीफ हम कहाँ पढ़ते हैं? तो धारा 56, धारा 57 और धारा 58 जो है स्पेशल कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड
मैटर को बताता है। चलिए अब हमारा इस जगह पे हो गया द एंड, बात खत्म। हमारे साक्ष्य अधिनियम का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अध्याय 1 इस जगह होता है खत्म। फिर अगले दिन मिलेंगे किसी क्या अगले धाराओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।